अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशा सिद्दीका। आई होप यू आर डूइंग फाइन। और अब हम आगे ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और हाइपोपनिया का प्रीवलेंस रेट देखते हैं। तो जब हम प्रीवलेंस रेट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये हर पहले से दूसरे बच्चे में भी पाया जाता है। ये जो सा ये चिल्ड्रंस में इतना है, और मिडिल एज अडल्ट को अगर हम देखें तो ये 2-15% जो सा मिडिल एज अडल्ट में भी इसका रेट देखने को आता है। और अगर हम मज़ीद देखें तो 20% ऑफ द ओल्डर इंडिविजुअल्स। अब ओल्ड एज जो सी होती है ना, वो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं 60+ को, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में 45 के बाद फिर वो बंदा, वैसे ही हम कह रहे थे बुजुर्गों, तो ऐसा नहीं होता। वो हमारा अडल्ट होते हैं, और मिडिल अडल्ट जो से होते हैं इनको हम लेते हैं 40 से अबव जो से होते हैं, लेकिन हम इसको 35 से अबव कर देंगे कि 35 से अबव जो से वो मिडिल। लेकिन वैसे ये 40 to 55 जोन से होते हैं। 55 ये अडल्ट की एज होती है। तो यही देखने को मिलता है कि ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंस रेट जो है वो ज़्यादातर आगे अगर हम देखें तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेंस रेट इसका ज़्यादा मेल्स में देखने को मिलता है बनिस्बत फीमेल्स के। उसके अलावा जनरल जो सी कम्युनिटी है, जनरल कम्युनिटी का जो सा प्रिविलेंस रेट जो है वो अनडायग्नोस्ड है कि बहुत कम लोग जो से होते हैं ये एपोपनिया और हाइपोपनिया की शिकायत लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और ट्रीटमेंट लेते हैं। में भी उनमें से भी ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है या डायग्नोस्टिक कम्युनिटी है जिसको डायग्नोस किया जाता है, वो भी किसी दूसरी मर्ज़ के डर से जाती होगी कि पता नहीं कौन सा मर्ज़ लग गया। क्योंकि अक्सर लोग जो से ये खराटे लेना, सोते सोते सांस बंद होना, सोते सोते ऐसे लगना कोई बहुत ही भारी सा भार ऊपर आ रहा है, और फिर एकदम से जाके अपनी वो ग्रैस्प करना। और अगर मैं आपको बताऊं तो अक्सर ये जो है अक्सर लोग यही कहते हैं कि मतलब कि गैस चढ़ गई है, या फिर सही से पता नहीं क्या खा लिया था ये वो, तो गैस चढ़ गई थी। गैस चढ़ने की वजह से ख्वाब नहीं अच्छा आया, और ख्वाब में ऐसे भारी भारी फील हुआ, ऐसे तो एकदम से जा गई। इस तरह के काफ़ी बहाने और काफ़ी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ कि जब इंसान को हकीकत ना पता हो तो फिर झूठ से काफ़ी बन जाता है कि इंसान, कहा जाता है कि, खैर अब हम अपने टॉपिक से ज़रा हट रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ कि कहते हैं कि ज़्यादा बुरी ना जहालत है। गुनाह इतना बुरा नहीं है, जहालत ज़्यादा बुरी है। जहालत कैसे कि जब इंसान को कुछ पता नहीं होता, वो किसी झूठ में भी सच में भी उसको नहीं पता होता, वो फ़र्क ही नहीं कर पाता। जब इंसान को इल्म और ये पढ़ना और सारा कुछ ये सारी अवेयरनेस अपने लिए हम लेते क्यों हैं, ताकि हमें पता चले फैक्ट्स क्या हैं और जो सी मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए, फिर हम जनरली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्लियर करने के लिए फिर हम आज इतना खप रहे हैं, और इतने सालों से खप रहे हैं, और इतने सालों से ये इल्म और तालीम का सिलसिला जारी है। तो खैर अब हम अपना टॉपिक पे वापस आते हैं और प्रिविलेंस रेट को मज़ीद देखते हैं। तो प्रिविलेंस रेट को जब हम मज़ीद देखें तो फिर हमने जैसे कि बात की कि ज़्यादातर कम्युनिटी जो सी ये अनडायग्नोस्ड है, वो खराटों की वजह से नहीं जाती और जाके नहीं पूछती कि अच्छा ये मर्ज़ कोई सीरियस मर्ज़ तो नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो ओबीस में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और ओबेसिटी रेट, जिस तरह ओबेसिटी रेट इंक्रीज़ होता है उसी तरह इसका प्रिविलेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है कि जितनी ओबीस पर्सन है उन सबको तकरीबन वो सारे जो से इस हाइपोपनिया और एपनिया की शिकायत करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम प्रिविलेंस रेट देखें तो वही बात कि मेल्स में और अडल्ट्स में ज़्यादा है। उसके बाद फिर हमने ज़्यादा रैशनल और एथनिक ग्रुप्स में इतना काम नहीं किया हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो मेल्स की रेशो आती है हमारे पास 2:1 कि मेल्स अगर 2 हैं तो फीमेल 1, मेल्स अगर 4 हैं तो फीमेल 1, कि फ़ीमेल्स में मेल्स की निस्बत कम प्रिविलेंस रेट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम जेंडर डिफरेंसेस देखें तो ओल्डर एज जो सी होती है उसमें हम ओल्डर एज में तकरीबन हमें कोई जेंडर डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि दोनों ही क्या खवा औरत है कि खवा मर्द है, उन दोनों को ही एपनिया और हाइपोपनिया का शिकायत देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो इसका इंक्रीज़ जब मेनोपॉज के जब
मेंसेस, फीमेल के मेंसेस रुक जाते हैं लाइक के 35 के बाद और 40 तक, तकरीबन इन ईयर्स में ही मेनोपॉज आता है। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर 40 है। तो उसके बाद फिर देखने को मिलता है कि फ़ीमेल्स के मेनोपॉज के बाद इसका प्रीवलेंस रेट फ़ीमेल्स में ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा कोई अगर हम चाइल्ड में देखें या फिर प्री पुबर्टल चाइल्ड के नाबालिग लोग जो होते हैं, मतलब छोटे बच्चे टीनेज से पहले या फिर टीनेज, तो उनमें इस तरह का कोई हमें जेंडर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता इसके प्रीवलेंस रेट के में। उसके बाद फिर अगर हम रिस्क और प्रोग्नोटिक फैक्टर्स को देख लेते हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं वही चीज़ कि ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं होने के चांसेस या खतरे की अलामत या खतरे की घंटी किन लोगों में बज रही है। तो उसमें ये देखें तो ये ज़्यादातर ओबीस और मेल जेंडर्स में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिलरी मैंडिबुलर और रेट्रोग्नेथिया तो और मैक्रोग्नेथिया, और इन चीज़ों को रेट्रोग्नेथिया मैक्रोग्नेथिया ये एक्चुअली मैक्सिलरी और मैंडिबल जो सी होती है ये हमारी फेशियल बोन्स होती हैं। मैक्सिलरी मैंडिबल जो सी होती हैं ये हमारी ये जो सी होती है ना, ये इसको क्या कहते हैं, फेस का ये जो वी है इसको क्या कहते हैं मेरे ना, जॉस, ये जोन सी होती हैं, ये जॉस जोन सी होती हैं, और ये जो टीथ कंटेन के हुए ये जो टीथ वाली बोन्स होती हैं, ये चीक बोन्स होती हैं, इनको मैक्सिलरी मैंडिबल ये बोन्स रहती हैं। ठीक है, मैक्सिलरी मैंडिबल ये बोन्स हैं। तो ये इनकी डिफॉर्मेशन है। एक्चुअली ये इतनी बड़ी टर्म का इतना मतलब है फेस डिफॉर्मेशन, मैक्सिलरी मैंडिबल, रेट्रोग्नेथिया और माइक्रोग्नेथिया। उसके बाद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि ख़ानदानी खराटे लेने की आदत है या ख़ानदानी सोते सोते सांस रुकने की शिकायत है, तो भी आप भी उसी ख़ानदान के हिस्से हैं और आप में भी वही विरासत में आपको ये चीज़ मिल गई अपने ख़ानदान से, ये चीज़ आ जाती है जेनेटिक। उसके बाद है जेनेटिक सिम्टम्स दैट रिड्यूस अपर एयरवे पोटेंसी। अपर एयरवे पोटेंसी जो है ना, एयरवे पोटेंसी होता है कि हमारे जो से रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसमें जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ फ्रॉम, हमारे जो से रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो सा ये एयरवे आ जाता है, नेसल आ जाती है, ये सारा ऑसिफेगस आ जाता है। ये सारे जो भी हमारे जो से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारे सांस लेने और सांस निकालने के अमल में कोई ना कोई काम अंजाम देता है, वो सारा कुछ आ जाता है। उसमें वही चीज़ के जेनेटिक सिम्टम्स ऐसे अराइज हो रहे हैं जिनमें वो हमारी जो सी अपर एयरवे है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इसमें अगर मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में कहूँ तो जैसे कि हमारी जो सी कुछ चीज़ें जो सी हैं वो छोटी हैं या फिर बड़ी हैं। जैसे हम ऊपर मैक्सिलरी मैंडिबल के फेस की डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इसलिए इसी तरह हम आगे बात करेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि या तो छोटी है या तो बड़ी है। नेसल कैविटी छोटी है या फिर बड़ी है, या फिर हमारी जो सी माउथ है वो उसकी जो सी कैविटी है वो छोटी बड़ी हो गई है, कोई एयरवे में कुछ हो गया तो उस वजह से ये डाउन से, अगर हम ये सिंड्रोम्स देखें, डाउन सिंड्रोम्स और ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम्स, तो डाउन सिंड्रोम्स में पॉइंटेड नोज जो सा होता है ये इस तरह की आ जाते हैं, और चिन का भी इस तरह के, चीक्स और फोल्डेड आइज़ और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं इन लोगों के ना। तो वो ही चीज़ आ गई है कि कोई ना कोई ऐसे जेनेटिकली कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जानी जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी अकर हो जानी, या फिर हमारा कोई ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन छोटा बड़ा हो जाना। उसके बाद अगर हम एडिनोटॉन्सिलर हेटेरोट्रॉफी देखें तो वही चीज़ है कि हमारे जो से ऑर्गन्स हैं वो ज़रा छोटे हैं। ठीक है, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि ये यंग चिल्ड्रंस में स्पेशली पाया जाता है। उसके बाद मेनोपॉज के पीछे भी हमने बात की कि फ़ीमेल्स जो सी है वो मेनोपॉज के बाद जो से उनमें हायर वो प्रेवलेंस रेट देखने को मिलता है। उसके बाद एंडोक्राइन सिंड्रोम्स को एक्रोमेगली भी कहते हैं। एंडोक्राइन की वजह से जो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, उनकी वजह से भी फिर ये शिकायतें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद फिर अगर हम आगे बात करते हैं प्री मेनोपॉजल फीमेल्स मेल्स एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपोपनिया।
फिर है पॉसिबली रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, फिर है एंड वेंटिलेटरी कंट्रोल, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, फिर है इन एवे स्ट्रक्चर के जेंडर डिफरेंसेस, जिनसे हमारे एवे स्ट्रक्चर में हमारे जेंडर डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिर हम बात कर रहे हैं ऊपर जो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी सी कहानी सुनाई थी उसको कंपेयर किया कि वो ज़्यादा उन पे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होता है मैनों पे, जो फीमेल्स होती हैं, यहाँ पे वो मेल्स जो कि हायर एज की होती हैं बानिस्बत जो उनसे प्री मेनोस्ट्रुअल फीमेल्स होती हैं या मेल्स होती हैं, वो उनकी बानिस्बत, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम आगे देखें तो आगे फिर मेडिकेशन की वजह से कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स अराइज हो रहे हैं या मेडिकल कंडीशंस अराइज हो रही हैं, जिसकी वजह से सोमनोलेंस अराइज हो रहा है, और सोमनोलेंस की वजह ख़राब होने की वजह से एपनिया के सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। तो ये मेडिकेशन की वजह से है कि मेडिफिकेशन जो सी है वो हमने केयरफुली मैनेज नहीं की, जिसकी वजह से अब हमें एपनिया और हाइपोपनिया जैसे स्लीप डिसऑर्डर का शिकायत हो रही है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो हम अब आगे बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में प्राइमरी स्नोरिंग और अदर स्लीप डिसऑर्डर्स को भी हम करते हैं और इंसोम्निया डिसऑर्डर को देखते हैं। अब हम इसमें हमारा जो सब मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, सोमनोग्राफी। सोमनोग्राफी में जैसे कि हमने पहला सिम्टम था कि 5, मैं खोल के बताती हूँ आपको, एटलीस्ट 5 ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया और हाइपोपनियास पर आवर ऑफ स्लीप में अराइज हों तो फिर हम करते हैं। और दूसरी जो सी थी, दूसरा क्राइटेरिया में हमने पढ़ा कि एविडेंस ऑफ सोमनोग्राफी 15 और मोर ऑब्स्ट्रक्टिव पर आवर ऑफ स्लीप रिगार्डलेस ऑफ अकम्पनिंग सिम्टम्स। तो फिर हम मतलब कि इसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा जब हमने सोमनोग्राफी कर ली, सोमनोग्राफी करके हमने हिस्ट्री चेक की, हिस्ट्री चेक करके हमने फैमिली जेनेटिक्स सारे राज खोले अगले बंदे के। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत मोटा परफॉर्मा होता है जो हमने फिल कराना होता है कि हमारे पास उस बंदे की कुंडली आ जाती है। सिर्फ हमें उसका ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट एज क्या थी उसके पैदा होने की, बाकी हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है। तो वही चीज़ फिर इंसोम्निया देखेंगे, इंसोम्निया डिसऑर्डर से हम इसको ऐसे करेंगे कि इंसोम्निया में नींद बिल्कुल नहीं आती। इसमें उस बंदे को नींद आ रही है, वो सोया सोया उठता है, उसको शिकायत होती है कि अच्छा मेरा सांस एकदम से मुझे लगा बंद हो रहा है, या फिर मुझे मेरा सांस बंद होता महसूस हो रहा, तो वो मतलब एयर ग्रैस्प करेगा और उसके बाद दोबारा सो जाएगा। और इंसोम्निया में जो होते हैं हमारा जो वर्क उसमें मतलब कि दूसरे जो से सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि स्लीपीनेस, ड्रोसीनेस और इस तरह के, तो चलो मैच हो रहे होंगे, लेकिन हमारा मेन डिफरेंस ये आएगा कि जब वो सोने को लेटता है उसको नींद आती है, लेकिन वो फिर बीच में जाग रहा है अपनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें भी हमारे पास जब हम सोमनोग्राफी करवाएंगे मेन एविडेंस वही आ जाएगा। उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर से इसको डायग्नोस करने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि उसमें एक, जैसे कि हमने पीछे एक मैंने आपको टर्म पढ़ाई थी, ये सेकंड फर्स्ट जो है उसके ए पार्ट है, ए पार्ट का फर्स्ट वर्ड है नॉक्टर्नल ब्रीदिंग डिस्टर्बेंस। नॉक्टर्नल एक्चुअली नॉक्टर्नल एक पैनिक डिसऑर्डर भी है, इसके साथ एक और वर्ड लगता है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम पैनिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको स्पेसिफाई करके बताऊंगी। उसमें ये होता है कि इंसान जब सोया होता है उसका तब पैनिक अटैक ट्रिगर होता है, सोए उसको ख्वाब में कोई ऐसा मंजर पेश आता है जिसकी वजह से वो पैनिक होके जागता है, और जब वो जागता है उसकी ब्रेथ जो सी है वो कंट्रोल नहीं हो रही, उसका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें कि उसको ऐसा